नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमने बीएससी मैथ में एक सब्जेक्ट की शुरुआत करी थी और उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकलन कलन। उसकी हमने एक क्लास देख ली थी और मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछली क्लास ज़रूर देखी होगी। उसमें हमने क्या क्या देखा था वो एक हल्का सा 2 मिनट हम लोग देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पढ़ा था डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि अवकलन कलन, और उसमें हमारे पास में ये सिलेबस था पेडल इक्वेशन यानी कि पदिक समीकरण, उसके बाद में एजम्पटोट्स यानी कि अनंत स्पर्शीय, कर्वेचर यानी कि वक्रता, सिंगुलर पॉइंट्स यानी कि विचित्र बिंदु, और उसके बाद में कर्व ट्रेसिंग, ये सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग इसी का एक और पोर्शन जो होता है इंटीग्रल कैलकुलस यानी कि समाकल कलन, उसमें क्वाड्रेचर, रेक्टिफिकेशन यानी कि चाप कलन, वॉल्यूम एंड सरफेस सॉलिड रिवॉल्विंग, ठीक है, परिक्रमण में प्राप्त ठोसों के आयतन एवं पृष्ठ, ठीक है, और बीटा गामा फंक्शन, ये उसमें कौन से मिले इंटीग्रल कैलकुलस में। ठीक है, उसके बाद में हमने मतलब ये सिलेबस के बारे में चर्चा करी थी। उसके बाद में हमने क्या देखा था कि समीकरणों के रूप क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये हमें बार बार आवश्यकता पड़ेगी। तो समीकरणों के रूप अलग अलग होते हैं क्या, एक तो कार्टेशियन इक्वेशन होते हैं, कार्तीय समीकरण जो x और y के रूप में होते हैं। ठीक है, एक पोलर इक्वेशन होते हैं, है ना, यहाँ पर पदिक समीकरण जो है r और थीटा की फॉर्म में होते हैं। इसके बाद में पैरामीट्रिक इक्वेशन होते हैं, प्राचलिक समीकरण जो x बराबर एफ ऑफ टी और फाई ऑफ टी होता है। इसके बाद में इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है यानी कि नेज समीकरण जो s और साई की फॉर्म में होता है। उसके बाद में टेंजेंशियल इक्वेशन होता है स्पर्शीय समीकरण, ठीक है, और पी और साई की, ये नॉर्मली ये यूज नहीं होती है, अपने काम में नहीं आएगी, एमएससी वगैरह में काम आती है। ठीक है, उसके बाद में हमने वापस से एक बात करी थी, हमने अभी जो हम लोग देखने वाले हैं जो जीजीटीयू के अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जीजीटीयू के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो अब ऐसा है कि ये किताब अगर किसी की भी यूनिवर्सिटी में काम आ रही है तो वो सबके लिए काम आएगी, लेकिन हमारी यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी चलती है जीजीटीयू, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लगभग उसी के मतलब एक सिलेबस तो सबका सेम ही रहता है, एक आध टॉपिक ऊपर नीचे रहते हैं, कहीं फर्स्ट यूनिट में है, कोई थर्ड यूनिट में, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको फोकस करके अभी चलने वाले हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में इनके यहाँ पर कैलकुलस चलता है, कैलकुलस, और ये कैलकुलस की हमने 2 क्लासें देख ली थी, ये सेकंड क्लास थी हमारी। ठीक है, पहले उसमें हमने बात करी थी कि डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है ना, अवकलन कलन क्या होता है। उसके बाद बात करी थी कि इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है, उसके बाद में बात करी थी वेक्टर कैलकुलस क्या होता है। ठीक है, इन सब की परिभाषाएं हमने बात कर ली है, पिछली क्लास में सारे बारे में डिस्कस कर रखी है। ठीक है, उसके बाद में हमने पदिक समीकरण और चाप की लंबाई के अवकलज हमने बात करी थी हेडिंग की। ठीक है, क्या बात करी थी हाँ, पेडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ लेंथ ऑफ आर्क यानी कि पदिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज, और उसमें हमने बात करी थी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तीय निर्देशांक क्या होता है, जिसमें कि मान लो कोई पॉइंट P को दिखाना मुझे तो x और y होता है, उस प्रकार से हमने इसमें बात करी थी। उसके बाद में हमने पोलर कोऑर्डिनेट हमने बात करी थी यानी कि ध्रुवीय निर्देशांक। तो ध्रुवीय निर्देशांक में इस प्रकार से होता है, एक पोर्शन ये रहता है, दूसरा पोर्शन ये रहता है, इस प्रकार से हमारे पास में। तो ध्रुवीय निर्देशांक में बात करें हम लोग तो इसको प्रारंभिक रेखा कहते हैं, इनिशियल लाइन कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग, ये वाली लाइन जो होती है हमारे पास में उसको कहते हैं रेडियस वेक्टर, ध्रुवांतर रेखा। बोलो क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर, ध्रुवांतर रेखा। और यहाँ पर P पॉइंट होता है, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास में r थीटा, और इसको जो एंगल जो होता है उसको बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल या ध्रुवीय कोण, और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पोल कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद में हमने बात करी थी रिलेशन। अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अब। ठीक है, ये पिछली क्लास तक था, आज की क्लास की शुरुआत अब करते हैं, और हेडिंग हमारे पास में है क्या है कि रिलेशन बिटवीन, ठीक है, हेडिंग क्या है हमारे पास में, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, क्या ध्रुवीय तथा कार्तीय निर्देशांक में संबंध। पिछली क्लास में जो देखा था उसी से हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि कार्तीय और ध्रुवीय निर्देश, कार्तीय का मतलब एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं और ध्रुवीय का मतलब आर और थीटा की फॉर्म में होते हैं, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए हमने डायग्राम बनाया है ताकि समझ ज़्यादा खराब नहीं हो, उसके लिए ध्यान समझना जरा। तो हम एक कोऑर्डिनेट बना देंगे जिसमें दोनों चीज़ें रहेगी, जैसे कि मान लो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना दिया, इसी भी हमने इस वाली लाइन को ले लिया, इसको हमने क्या बोला था, देखो ध्यान से, पिछली क्लास में हमने इसको बोला था, यहाँ पर ये रहा आपके पास में ये ध्रुवांतर रेखा या रेडियस वेक्टर, जिसको r से लिखते हैं। तो ये आपके पास में r है, r का मतलब क्या हो जाएगा, ये ध्रुवांतर रेखा है। कौन सी रेखा है, ध्रुवांतर रेखा है। ठीक है, रेडियस वेक्टर।
इसको हम लोग आर से लिखते हैं। तो अब इनमें क्या संबंध होगा इसकी हम लोग चर्चा करें। अगर हम लोग इनमें संबंध क्या होगा तो ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या किया कि यहाँ से आर ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा, इनको नहीं बनाऊंगा, मैं आपके साथ ही बनाऊंगा ताकि समझाने मेरे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या था आर, तो यहाँ पर पॉइंट क्या है आपके पास में पी पॉइंट है, बोलो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी। तो इसको कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आर थीटा पोलर की फॉर्म में, और एक्स वाई कौन से तो कार्टेशियन फॉर्म में होंगे, कार्तीय रूप में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर के जैसे हमने खींचा तो ये एक्स अक्ष पर क्या हो जाएगा एक्स, और ये यहाँ से हो जाएगा वाई। तो ये डिस्टेंस जो है वो भी क्या कहलाएगी वाई, और ये ऊपर की डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगी आपके एक्स कहलाएगी। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया, ध्यान समझना, एक ट्राइंगल ले लिया त्रिभुज ओ पी क्यू से, है ना। लंब ये देखो ध्यान से वाई, लंब बटे कर्ण यानी कि वाई अपॉन आर, ठीक है। लंब बटे कर्ण क्या होता है आपके पास में साइन थीटा होता है। तो अब इसमें देखिए बताएंगे मुझे लंब कितना है हमारे पास में, लंब जो है हमारे पास में क्योंकि थीटा ये है तो उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, तो लंब कितना है वाई लिखो या फिर एक बार लिख लो पी क्यू, पूरे लैंग्वेज में लिखते हैं अपन थोड़ा सा समझने के लिए कि पी क्यू अपॉन में, ठीक है। ठीक है, तो पी क्यू ये वाला रहा है हमारे पास में पी क्यू अपॉन में ओपी, पी क्यू अपॉन में ओपी बराबर हो जाएगा साइन थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो पी क्यू का मान कितना, देखो ध्यान से, पी क्यू का मान जो है वो कितना है हमारे पास में वाई है, तो वाई अपॉन में ओ पी आर बराबर क्या हो गया साइन थीटा। तो यहाँ से आपके पास में y बराबर हो जाएगा r साइन थीटा, बोलो क्या हो जाएगा r साइन थीटा किसके बराबर y बराबर, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में कौन से दे दे एक के दे। उसी प्रकार से एक और ट्राइंगल ले लें, है ना, उसी प्रकार से क्या करेंगे एक और ट्राइंगल ले लें, यानी कि इसी ट्राइंगल में हम लोग क्या कौन सा ले लें ये और ये, x और r में क्या संबंध है इन ट्राइंगल त्रिभुज ओ पी, यानी कि यही ट्राइंगल है ना ओ पी क्यू से, ओ पी क्यू से हम लोग ओ पी क्यू में बात करें, ये ट्राइंगल है ना ओ पी क्यू में देखो ध्यान से, ये आपके पास में एक्स है और ये आपके पास में क्या है आर, है ना। तो जैसे हमने वहां पर था तो वैसे ही हम लोग कहेंगे ओ पी, है ना। ओ पी का मतलब देखो ध्यान से ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो गया कर्ण, तो हम लोग कहें आधार अपॉन में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण क्या होते हैं आपके पास में कोस थीटा, बोलो क्या होता है कोस थीटा। तो आधार यहाँ पर कितना है देखो x बेस है ना, ठीक है। आधार का मतलब आपके पास में हो गया ओ क्यू अपॉन में ओ पी बराबर हो गया कोस थीटा। तो ओ क्यू का मान कितना है ओ क्यू हमारे पास में x वैल्यू है और ओ पी के वैल्यू कितनी है r, तो हम लोग हमारे पास में ये हो जाएगा x अपॉन में r इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ से पूरे फाइनली सॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा आपके पास में x बराबर r कोस थीटा। क्लियर है, तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ध्यान समझना कि y की वैल्यू r की फॉर्म में और x की वैल्यू r की फॉर्म में। अब इनका आपस में रिलेशन निकालना है हमको, बोलो क्या करना है आपस में रिलेशन अगर हमको निकालना है तो हम दोनों को वर्ग करके जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। मतलब हम लोग बहुत सारे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और फिर उसके बाद में एडिशन करेंगे। तो ध्यान से देखना 1 और 2 का स्क्वायर करें तो यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, प्लस में इधर से यहाँ पर क्या हो गया आपके पास में x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास में r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपके पास में बनेगा। अगर आपके पास में ये बन रहा है तो जस्ट हम लोग आगे बढ़े, इसी पोर्शन को हम लोग आगे उठा के लेके जाएं तो कॉपी
लोग कह रहे हैं। चलिएगा, अब बात करते हैं, इसी में आगे बढ़े हम लोग। देखना ध्यान से, आर स्क्वायर आपके पास में और एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से बोलो क्या कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, है ना, क्या कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से आर स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। केवल इसको मैंने अरेंज करके लिखा है, चिंता नहीं करना क्या क्या मैंने इसको अरेंज करके लिखा ताकि थोड़ा सा व्यवस्थित लगे, क्योंकि हमको आर निकालना, इसलिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, है ना, आपको पहले से ही पता है, इसको कोई खास लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी किसी को अगर नहीं पता हो तो ये 1 होता है, अगर नहीं पता हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा बीएससी में, ठीक है, तो ये 1 होता था। यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट में, बोलो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि आपके पास में आर का क्या मतलब होता है, ध्रुवांतर रेखा। ध्रुवांतर रेखा जो है वो दोनों कोऑर्डिनेट के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होती है, कहने का मतलब ये है। एक तो ये हमने एक्स निकाल दिया। अब अगली बारी आती है एंगल, ध्यान समझना किसकी बारी आती है, डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो ये आपके पास में स्लोप कितना है, ये एंगल कितना, हमको क्या देखना है यहाँ पर, या थीटा कितना बनेगा, थीटा कितना बनेगा इसकी बात करें तो ध्यान देखना है, इधर हमको थीटा अगर निकालना है तो देखो हमारे पास में क्या था कि यहाँ से आपके पास में हमको थीटा का मतलब है टेन थीटा निकालना, बोलो क्या निकालना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, साइन में अगर कोस का भाग लगाएंगे तब जाकर के टेन आता है ना, साइन में कोस का भाग। तो समीकरण क्या थी आपके पास, साइन वाली 1 और ये क्या थी 2, तो समीकरण हम लोग कोण थीटा ज्ञात करने के लिए, कोण थीटा के लिए क्या करें, समीकरण 1 में 2 का भाग, समीकरण 1 में क्या कर ले, 2 का भाग लगा ले, यहाँ से 1 जो थी उसमें 2 का भाग, तो 1 क्या था, मतलब r साइन थीटा बराबर y, है ना, r साइन थीटा बराबर कितना है y, और दूसरी समीकरण क्या थी, r कोस थीटा, ठीक है, दोनों के लिए एक ही बराबर लिख ले, r कोस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया x, देखो r से r कट गया, साइन बटे कोस टेन थीटा बराबर y अपॉन x, तो थीटा बराबर y अपॉन जस्ट 1 मिनट, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन x, ये आपके पास में थीटा बराबर टेन इनवर्स y अपॉन x, ये फाइनली आपका आंसर बन जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, दोनों चीजें निकाल दी हमने, क्या निकाल दिया, एक तो r, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, वापस रिपीट करें तो हम ये पढ़ रहे हैं कि रिलेशन किसमें, कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है, तो ये r जो है वो पोलर का है और ये कार्टेशियन का है, ठीक, थीटा जो है वो किसका है, पोलर का है, और ये y अपॉन एक्स कार्टेशियन का, ये आपके पास में रिलेशन निकल के आ गया, लिखिएगा इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा सा और कंसेप्ट की बात करते हैं ना, ठीक है। जल्दी से लिखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब हम बात करते हैं स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। तो पहले स्पर्श रेखा की बात कर लेते हैं, हेडिंग लिखिएगा स्पर्श रेखा, स्पर्श, ये क्या चीज आ गई, 2 कलर कैसे हो गए, स्पर्श रेखा यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं टेंजेंट के बारे में, बोलो किसके बारे में,
टेंजेंट, स्पर्शिका यानी कि टेंजेंट के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, अगर हम टेंजेंट की बात करें तो स्पर्शिका यानी कि टेंजेंट की बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट क्या होता है टेंजेंट, उसकी बात करें। भाई टेंजेंट क्या होता है, क्या चीज़ है जो टेंजेंट कह सकते हैं, तो समझना, इसको कंसेप्ट को समझना है ना। किसकी बात करें हम लोग, क्या कंसेप्ट क्या है उसकी बात करें। फिर 2 इंक कैसे चल जाती है भाई। हाँ, एक बेसिक कंसेप्ट क्या है आखिर में कि भाई टेंजेंट या स्पर्शिका क्या होती है। हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ के आए हैं कि किसी वक्र को टच करके जाने वाली रेखा जो होती है वो टेंजेंट होती है। वास्तव में किस प्रकार से कंसेप्ट काम करता है अगर उसकी बात करें तो बात को ध्यान समझिएगा कि मान लो ये कोई हमारे पास में कोई वक्र है, y इक्वल्स टू क्या है आपके पास में f ऑफ x कोई वक्र है और यहाँ से एक लाइन ए से जा रही है। ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ, इधर लिखते हैं y इक्वल्स टू क्या, f ऑफ x। ये कर्व है, वक्र है। ये क्या है आपके पास में, एक वक्र है और इसके ऊपर कोई रेखा हम लोग ऐसे यहाँ से गुजारते हैं। ये कोई पॉइंट P है, इसको हमने कहते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। और ये कोई पॉइंट Q है, यहाँ पर x प्लस डेल्टा x और y प्लस में डेल्टा y इसके कोऑर्डिनेट है। तो ध्यान समझना कि ये जो Q जो है, ध्यान समझना, एक समय जैसे अभी ये ऐसे है तो Q धीरे धीरे करके करते क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, है ना। धीरे धीरे करते करते ये Q जो है वो धीरे धीरे करते 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 ऐसे आएगा, है ना। जैसे मान लो ये पेन है, जैसे तो ये ऐसे करते 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 इस प्रकार से आएगा तो एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि ये Q जो पॉइंट है ये Q पूरा घूम करके कहाँ पर आ जाएगा, P पर आ जाएगा। और P पर जैसे ही आएगी ये लाइन ऐसे हो जाएगी, जैसे ही आएगी ये लाइन ऐसे हो जाएगी और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये पहले क्या थी, ये छेदक रेखा थी। पहले क्या थी, ये छेदक रेखा, ठीक है। ये पहले क्या थी आपके पास में, छेदक रेखा, लेकिन अब वापस से क्या बन गई है, स्पर्श रेखा। कब, जब आपका Q जो पॉइंट है वो खिसक करके P तक पहुंचता है। बोलो कौन सा पॉइंट, Q जो है वो खिसक करके कहाँ पहुंच जाएगा, P पर। तो क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा या फिर क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। क्लियर है। ये तो एक बेसिक एक कंसेप्ट है, अपनी भाषा में कहे तो। मैथमेटिकली इसको किस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे उसकी बात करें हम लोग, ठीक है। मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करें तो हम 2-3 चीज़ों की चर्चा और कर सकते हैं, ठीक है। इसी में बना दे चित्र, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं ताकि थोड़ा सा समझाने के लिए इजी रहे। तो सबसे पहले एक तो कोऑर्डिनेट बनाए, बोलो क्या, एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट पर क्या ले लें हम लोग, एक कर्व ले लें x और ये आपके पास में हो गया y, ठीक है। तो यहाँ से एक कर्व ले लिया हमने, इस प्रकार से कर्व ले लिया और इसके ऊपर कोई रेखा कोई बिंदु P पर जाती है। कोई रेखा कहाँ से, बिंदु P से होकर के टच करके जा रही है ना। तो अब आपके पास में ये भी कोई बिंदु P है, तो P को हमने कह दिया भाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट है हमारे। तो यहाँ से जो एंगल बनाएगी, है ना, किसके अक्ष के साथ में एंगल जो बनाएगी उसको हम लोग कहते हैं थीटा के दो या शाही के दो, ठीक है। नॉर्मली हम लोग शाही का प्रयोग करेंगे तो इसको हमने कह दिया शाही। और यहाँ शाही है ना, यहाँ पर क्या आपके पास में y इक्वल्स टू क्या हो गया, इसका समीकरण f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ये कर्व का इक्वेशन है, ठीक है। तो टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट की क्या परिभाषा होगी उसकी बात करें हम लोग अगर, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें एक सरल रेखा, तो छोटा लिख ले, चलो कोई नहीं। अब परिभाषा की बात करें तो एक सरल रेखा जो दिए गए वक्र
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक सरल रेखा जो दिए गए वक्र y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को किसी बिंदु एफ ऑफ एक्स को किसी बिंदु P यानी कि xy xy पर स्पर्श करती है तो वह रेखा वक्र की स्पर्श रेखा कहलाती है। क्लियर है? ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, है ना? एक बार कंसेप्ट समझ लेना कि एक सरल रेखा जो दिए गए वक्र y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को किसी बिंदु P यानी कि xy पर स्पर्श करती है, वह रेखा क्या कहलाएगी? वक्र की स्पर्श रेखा कहलाएगी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करें, क्या दिख जाएगा? एक बार मेरे को चेक कर लेने दो, क्योंकि कोई टेक्निकल टीम तो है नहीं, हम खुद ही टेक्निकल टीम है और हम खुद ही समझाने वाले हैं, है ना? एक सरल रेखा, ठीक, बहुत बड़ा है अभी, तो इसको स्मॉल कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जा करके अपन काम चला सकते हैं अपना। जस्ट 1 मिनट, है ना? एक मिनट में आपके लिए थोड़ा सा काम और इजी कर लूँ, ताकि आपको समझने में और सीखने में थोड़ा इजी रहेगा। एक ये हो गया, जस्ट 1 मिनट वेट करना। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, लास्ट वाला ही क्यों गड़बड़ कर रहा है मुझे? ओके, इसको यहाँ से हटा दिया, अब ठीक रहेगा। हाँ, ये यहाँ पर हो जाए और हाँ, इसको भी उठा के यहाँ रख लें, ताकि सब चीज़ें एक साथ पड़ी रहेगी, ठीक रहेगा आपके लिए और मेरे लिए भी समझ जाने के लिए इजी रहेगा, भविष्य के लिए भी ठीक है। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी शुरुआत में, लेकिन काम हो जाएगा अपना आसान से। ठीक है, ये एक सरल रेखा जो दिए गए वक्र y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को किसी बिंदु P यानी कि xy पर स्पर्श करती है, वह रेखा क्या कहलाएगी? वक्र की स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो अब ये स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अब यहाँ पर आपके पास में अगली बात आती है स्पर्श रेखा की समीकरण। ठीक है, किसकी बताएगी? स्पर्श रेखा की समीकरण। स्पर्श रेखा की समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण। ठीक है, अब हम लोग समीकरण की बात करेंगे कि भाई समीकरण स्पर्श रेखा की क्या हो जाएगी, है ना? ठीक, स्पर्श रेखा की समीकरण, हेडिंग लिखिएगा। हाँ, तो इसमें लिखना, यदि किसी बिंदु पर P यानी कि xy, यदि किसी बिंदु P xy पर कोई रेखा स्पर्श करे तो, कोई रेखा स्पर्श करे तो उसका समीकरण, स्पर्श करे तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण देखो, है ना, ये आप पढ़ के भी आए हो वैसे 12वीं क्लास में, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? देखो ध्यान से, क्योंकि नॉर्मली स्पर्श रेखा का समीकरण जो होता है वो क्या होता है ना? जो हमने फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम फॉर्मूले की बात करें स्पर्श रेखा का, तो फॉर्मूला जो 12th क्लास में आप पढ़ के आए हैं उसकी चर्चा करें तो आपने ये पढ़ा था कि y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1
और फिर से यहाँ पर गुणा था आपके पास में क्या था, इनटू में x माइनस x1। ये आप पढ़ के आए हो कौन सी क्लास में, 12वीं क्लास में पढ़ के आए हो। ये वाला आप 12वीं क्लास में पढ़ के आए हैं। इसको तो थोड़ा छोटा होना ही पड़ेगा, नहीं होएगा तो गड़बड़ होएगा फिर, है ना। हाँ, ये आप कौन सी क्लास में पढ़ के आए हो, बोलो कौन सी क्लास में, तो 12वीं क्लास में पढ़ के आए हो ये फॉर्मूला। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि समझने के लिए आपके लिए ठीक रहेगा। ये 12वीं क्लास में पढ़ के आए हो। अब इसी का यूज़ करके, क्योंकि अब यहाँ पर आपके पास में क्या है, x और y है, बिंदु कौन सा है, x और y। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो। अब ये y2 माइनस y1 जो है, y2 माइनस y1 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और टेंजेंट को हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं। टेंजेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्लोप। टेंजेंट का मतलब स्लोप होता है, और स्लोप को हम लोग क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx, है ना। जो झुकाव जो होता है उसको क्या बोलते हैं, dy अपॉन dx। तो उस कंडीशन पर हमारे पास में ये क्या बन जाएगा, बोलो ध्यान से, कि y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx। और ये dy अपॉन dx है कौन से पॉइंट पर है, तो xy पॉइंट पर है। बोलो कौन से पॉइंट पर है, dy अपॉन dx xy पॉइंट पर। और उसके बाद में वापस से x माइनस में x1, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ध्यान आया कि नहीं है, आया। ठीक है, हाँ, x माइनस x1। तो ये जो आया, अब अगर अपन इसको चाहे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो, ठीक है, इसको एक बार लिखिए फिर हम लोग आगे बढ़े। हाँ, अब बात करते थोड़ा सा, नोटिस कीजिएगा, जो हमने पिछले पेज पर किया था उसी को अगर उठा के लेके आए इस पेज पर गड़बड़ करेगा ना ये, आपके पास में लाना ही पड़ेगा यार, बहुत मगजमारी वाला काम हो जाता है। बीएससी मैथ मतलब क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, थ्योरी बड़ी बड़ी होती है, तो समझाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। ओके, कॉपी करके अगले पेज पे पहुंचाओ इसको, पेज नंबर 13 पे कॉपी डालते हैं। ठीक है, ओके, ये आपके पास में है स्पर्शिका का समीकरण। ठीक है, अब इसी को हम लोग काम करते हैं इसके ऊपर। तो देखो ध्यान से क्या बन जाएगा, ध्यान समझना, y माइनस y1। अब ये जो पोर्शन है वो इन दोनों के साथ में गुणा हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, दोनों के साथ में गुणा हो जाएगा। और x1 x2 आपके पास में जो भी है ना, उस पॉइंट पर रहेगा। तो आपके पास में ये बनेगा y माइनस y1 बराबर, ये dy अपॉन dx x के साथ में गुणा हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, x dy अपॉन dx। ठीक है, और एक्स वाई पॉइंट पर आप लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में माइनस क्या हो जाएगा, x1 dy अपॉन dx, ये हो जाएगा x1 माइनस dy अपॉन dx हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपके पास में रहेगा। अगर आप चाहें तो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में लिख दो, तो ये वाला पूरे पोर्शन को उठा करके उस साइड लेके जाना पड़ेगा आपको, है ना। अगर y इज इक्वल टू के फॉर्म में लेके आए तो y1 को हमको उधर लेके जाना पड़ेगा, है ना। y1 को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, उस साइड में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, तो y बराबर, इसको मैं ऐसा लिख दूँ, dy अपॉन डी एक्स, तो एम एक्स एम होता है, तो dy अपॉन डी एक्स और इसके साथ में x। ठीक है, और माइनस y इधर गया तो प्लस y1 x1 dy अपॉन dx, ये हो जाएगा y1 x1 y1 प्लस x1 ऐसा रहेगा ना। y1 ये x1 नहीं रहेगा, माइनस होगा, अरे माइनस बाबा, अरे ऐसा ही होता है। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, इसको चैलेंज है बहुत सारा पढ़ाने में इसको। y1 माइनस x1 dy अपॉन में dx। ठीक, ये रहेगा आपके पास में। तो ये आपके पास में जो भी पोर्शन है, ये वाला क्या पोर्शन हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखना, ये आपके पास में ये m है
और ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या रहेगा आपके पास में, कांस्टेंट, यानी कि c रहेगा, y = mx प्लस c के रूप में रहेगा, जहां पर m जो है वो क्या हो जाएगा, dy/dx, जहां m क्या है, dy/dx हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि dy/dx स्लोप है, देखो ध्यान से, dy/dx कहाँ था, क्या था आपके पास में, ये यहाँ पर आपके पास में था ये वाला, तो ये स्लोप था और यहाँ पर कौन क्या था, साई, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, dy/dx को, ध्यान समझना, इसको tan क्या बोलेंगे, tan साई भी बोल सकते हैं। क्लियर है, क्या बोल सकते हैं, tan साई। ठीक है, तो क्या समझ में आया आप तक, ये आपके स्पर्शिका का समीकरण है। इसी को हम लोग अगर अभिलंब रूप में, सॉरी ढाल रूप में, ये जो समीकरण है आपके पास में वो कौन से रूप में है, ढाल रूप में है। क्लियर है, ढाल रूप में, कौन सा वाला, ये हमने जो बनाया है वो ये वाला, ये जो है आपके पास में ढाल रूप में। अगर इसी को हम लोग और लिखना चाहें, इसी को और लिखना चाहें, और इसको हम लोग अगर मान लो कि प्राचलिक रूप में करना चाहें, एक मिनट, इसी को हम लोग कौन से रूप में, प्राचलिक रूप में करना चाहें, अगर प्राचलिक रूप में करना चाहें तो इसी को हम लोग कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि dy/dx बराबर है ना, dy/dt और dx/dt भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, कौन से रूप में, प्राचलिक रूप में। यही जो समीकरण है, ध्यान से देखना इधर, ये जो है वो आपके पास में कार्टेशियन फॉर्म में है और उसका रूप कौन सा, ढाल रूप। अगर प्राचलिक रूप में निकालना पड़ेगा तो हम लोग इसके रूप में लिखेंगे। क्लियर है, इसको पूरे को छापिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरे हिसाब से अब हम बात करते हैं अभिलंब के समीकरण। हाँ, आगे बात करते हैं। अगला जो होता है अभिलंब का समीकरण, है ना, जैसे मान लो यही आपके पास में था और इसी में आपके एक कर्व था और यहीं से आपके पास में एक टेंजेंट, इस पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही थी, तो ये कोण जो है आपके पास में साई है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिया था, इसको स्पर्श रेखा बोल दिया था। बोलो क्या बोल दिया था, स्पर्श रेखा बोला था। तो अब ध्यान समझना है इधर, यहाँ से अगर 90 डिग्री बनाते हुए एक रेखा खींची जाए, यहाँ से इस प्रकार से 90 डिग्री बनाते हुए रेखा खींची जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब या नॉर्मल, क्या बोलेंगे, अभिलंब कह दो या फिर क्या बोल दो, नॉर्मल बोल दो, अभिलंब या नॉर्मल। क्लियर है, तो अब हमारे पास में इक्वेशन बात करेंगे अभिलंब की समीकरण। ठीक है, किसकी बात करेंगे, अभिलंब की समीकरण, ये x 0 और ये y, हेडिंग लिखेगा अभिलंब के समीकरण। सिंपल है, वैसा ही था, क्योंकि हमने 12वीं क्लास में कुछ चीजें पढ़ रखी है, उसका यूज करेंगे। अभिलंब का समीकरण क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण। तो ध्यान देखना इधर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर हम लोग बात करें, अभिलंब के समीकरण की बात करें, अभिलंब के समीकरण की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस बात को समझना। क्योंकि हमने क्लास 12th में देखा था कि M1 × M2 अगर मान लो दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो, दो रेखाएं परस्पर अगर लंबवत है, ये मान लो कि इसकी प्रवणता M1 है और इसकी प्रवणता M2 है ना, तो M1 और M2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो M1 × M2 बराबर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, उस चीज को हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों आपस में क्या एक दूसरे के लंबवत है, तो पूरा समीकरण वैसा ही हो जाएगा। ध्यान समझना कि y-y1 बराबर इसका जस्ट चेंज हो जाएगा, और जहां पर प्लस है वहां पर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जस्ट बटे में जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, जैसे पहले वाले में क्या था, इसमें बताओ, यहां पर क्या था, dy-y1 dy/dx, तो इसका उल्टा dx/dy, क्या हो जाएगा, इसका उल्टा dx/dy, लेकिन ये क्या रहेगा, पूरा माइनस में रहेगा, पूरा क्या रहेगा आपका
माइनस में रहेगा, इसको ब्रैकेट में यहाँ लग देना, dy अपन dx माइनस में, और यहाँ पर x, और बाकी सब कुछ वैसा ही इनटू में dy अपन dx हो गया x माइनस x1, बस इतना सा चेंज होगा, है ना, dy अपन dx और x माइनस x1, और कौन से बिंदु पर, तो x1 y1 पर, कौन से बिंदु पर, तो x1 या xy बिंदु जो भी कहना चाहो। इसको और सोल्व करो तो ठीक है, अदरवाइज ये आपके पास में समीकरण बन गया। ठीक, जस्ट पहले वाले की तरह ही है। पहले वाले में क्या था, dy अपॉन dx, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, इसका ये नीचे जाएगा, जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो कहाँ ऊपर शिफ्ट होकर चला जाएगा, तो dy अपॉन dx था तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अब अगर इतने सब कुछ चीजें होने के बाद में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो बेसिक बातें आपको ध्यान में रखना है कि भाई इक्वेशन क्या क्या होती है। ठीक है, एक तो क्या आपके पास में, एक तो स्पर्शरेखा की समीकरण ध्यान में होना चाहिए। स्पर्शरेखा के समीकरण ये रही, एक तो समीकरण आपके पास में कि y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx, है ना, xy पॉइंट पर, और x माइनस x1। और अगला ये प्राथमिक रूप में ये रहेगी, है ना, टेंजेंट जो है। और उसके बाद में हम लोग बात करें आगे, तो ये आपके पास में कौन सा रूप था, अभिलंब का समीकरण। बोलो किसका समीकरण था, अभिलंब का समीकरण था। थोड़ा सा व्यवस्थित रूप में नहीं है, लेकिन आप लोग मैनेज कर लेना। चलो मैं 2 मिनट में आपको कोशिश करता हूँ इसको सही तरीके से जमा दूँ आपके लिए थोड़ा सा, ताकि आप कभी पढ़ो या नोट्स वगैरह भी आपको मिले तो अच्छे लगेंगे आपके। हाँ ठीक है, पर वैसे तो कोई खास इस चीज़ है नहीं इसमें। हाँ ठीक, चलिएगा इसको लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ठीक है, बेसिक फॉर्मूले हो गए हैं, तो अब आगे की क्लास में आगे की बात करते हैं। हाँ, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, ध्यान से देखना, इधर 2 बातें हमने समझी है, 2 क्या 3 बातें समझी। एक तो ये देखा कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर इक्वेशन। ठीक है, या पोलर कोऑर्डिनेट जो भी है, ध्रुवीय तथा कार्तीय निर्देशांक के मध्य में संबंध। ठीक है, तो संबंध हमने निकाला, यहाँ पर r जो होता है √x² + y² होता है, और थीटा जो होता है वो tan इनवर्स y अपन x रहेगा। उसके बाद में स्पर्शरेखा क्या होती सॉरी, और उसके बाद में हमारे पास में ये स्पर्शरेखा के समीकरण हमने देखा था, तो y माइनस y1 dy अपॉन dx, है ना, x माइनस x1। और इसके बाद में प्राथमिक रूप में ये भी था। उसके बाद में अभिलंब के समीकरण, ये आपके पास में अभिलंब के समीकरण, और ये क्या हो गया रे, चलो ये अभिलंब के समीकरण है। ठीक है, बोलो किसके समीकरण है, अभिलंब के समीकरण। यहाँ तक देख लिया है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की क्लास में इसके प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। बोलो क्या करने वाले हैं, इसके जो भी प्रश्न होंगे वो सॉल्व करने वाले हैं। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।